नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे चीन की ओर से जारी किए गए नए मानचित्र पर उठे विवाद की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, भारत बांग्लादेश रक्षा संबंधों की, इसरो और डीआरडीओ की तथा गैबॉन में हुए तख्ता पलट की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला प्रश्न है कि चीन की ओर से नया मानचित्र जारी किए जाने को आप कैसे देखते हैं? क्या भारत को भी कैलाश मानसरोवर जैसे उन स्थलों को अपने मानचित्र में दिखाना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से भारत के रहे हैं? इसके अलावा जो मानचित्र जारी हुआ है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अन्य देशों ने भी चीन का विरोध किया। इस सब मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, चाइना का बड़ी विडंबना है कि चाइना ने 28 तारीख को चाइना का जो ये मैप डिवीज़न है, इनका नेचुरल रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री है उनकी, उसने ये मैप जारी किया जी। और आयरनी देखिए, जो मैं कह रहा हूँ विडंबना है, 28 को इन्होंने जारी किया जी। 24 तारीख को ब्रिक्स समिट में मीटिंग करके आए जी। हमारे प्रधानमंत्री, जो कि शेड्यूल्ड नहीं थी जी। और कहा गया कि वहीं पर उन्होंने, चाइना ने खुद रिक्वेस्ट किया इसके लिए और ये मीटिंग हुई और जहां ये कहा गया कि डी एस्केलेशन करना जरूरी है और जल्दी ये प्रक्रिया की जाए। और आते ही देखिए 24वां मीटिंग और 28 को आकर के ये मैं कहूँगा एक तरह से ये धृष्टता की है जी चीन ने कि ये चीज़ उन्होंने मैप जारी कर दिया जी। हालांकि ये नहीं कहूँगा कोई मैप नया है जी, इन्होंने इससे पहले भी किया हुआ है, 2011 में किया था जी, 2021 में 2 साल पहले फिर वही आपने देखा था, कुछ गाँव को इन्होंने रीनेम किया था, नया नाम अप्रैल में, अरुणाचल के गाँव के अप्रैल में कर दिया था इस बार। तो ऐसे करते रहते हैं, दृश्यता कहूँगा या इनकी नासमझी कहें, जो भी है, तो ये लोग उस हिसाब से करते रहे और यही नहीं किया है जी। साउथ चाइना सी में जहाँ पर इनके करीब 9-10 देशों से बाउंड्री डिस्प्यूट है जी, वहाँ का भी इन्होंने नक्शा जारी किया है और जिसमें कई स्टेट्स हैं, जैसे आप फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी है, ताइवान तो खैर है ही है, ताइवान को तो इन्होंने पूरा हरा दिखा दिया जी, कंप्लीट उसको अपना स्टेट दिखाया इन्होंने जी। और कुवैत और कुछ और ऐसे देश हैं और जिनके कि आप देखिए बेसिक स्पार्टली आइलैंड्स हैं, सेंकाकू आइलैंड्स जापान के हैं, उनके ऊपर, तो ऐसे करके इन्होंने कई दिखाई। और इसीलिए जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जो बाकी देश, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है जी, और जापान ने भी आपत्ति जताई है, सबने बोला है कि ये नक्शा गलत है और ये इसको बिल्कुल किसी ने मतलब सबने नकार दिया है इसको। तो ये चीज़ तो हुई है और ब्रुनेई वगैरह जैसे सभी देश हैं जो इनके साथ हैं, अफेक्टेड हैं इसमें। तो ये तो इनकी, और जैसे हमारे जो जयशंकर जी हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ने बोला कि ये तो इनकी पुरानी आदत है जी, जो ये करते रहे हैं और इससे हमें कोई असर नहीं पड़ता, ना हमारे बाउंड्री पर, ना हमारे नक्शे पर कोई असर पड़ता है जी। तो ये चीज़ है जो कि इनकी मुझे लगता है कि शी जिनपिंग जब भी मिले हैं या विजिट कर गए हैं हमारे यहाँ भी, उसके बाद कोई ना कोई कार्रवाई इन्होंने ऐसी धृष्टता भरी या बेवकूफ़ी भरी कहिए की है जी। आप देखिए, पहले चाहे जो हमारा बॉर्डर क्लैशेस थे वो भी तभी हुए जब आए, विजिट किए, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, वापस आए, फिर इन्होंने कहानी शुरू कर दी। बाली में मिले, उसके बाद भी बातें कुछ आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें करते रहे हैं और जो कि गलत तो है ही, लेकिन इसके लिए आप देखिए दुनिया में और भी देश अब इनके अगेंस्ट इसके लिए होने लगे हैं जी, जो कि एक तरह से इनके लिए ठीक नहीं है और हमारे लिए भी। आप देखिए भूटान पे, लेकिन मैं कहूँगा कि एक तरह से इन्होंने हमारे खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपना शुरू कर रहे हैं जी। हालांकि मैं इसको ये कहूँगा कि कार्टोग्राफिक लड़ाई कर रहे हैं, कार्टोग्राफिक फाइट मतलब मानचित्र की लड़ाई जी, एक तरह से मानचित्र की लड़ाई ये शुरू कर रहे हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर दिया जी। और आप देखिए भूटान के साथ क्या किया इन्होंने, यही काम किया और भूटान के ऊपर इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया कि आपको पता है कि पिछले साल भूटान जो इनके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट के मैनेजमेंट में लग गया, यहाँ तक न्यूज आई कि शायद कुछ एक्सचेंज कर ले भूटान एरिया और हमारे लिए प्रॉब्लम आए, तो यहाँ तक बात पहुँच गई थी। तो ये चीज़ जो है उसकी मेरे ख्याल से पुरानी आदत है और हम देख चुके हैं। उसने नेपाल में देखिए कितना प्रेशर डाला है, पहले पैसे दिए,
उनको सब्ज बाग जो कहते जी। हैं वो दिखाया कि हम आपका इतना डेवलपमेंट करा देंगे, रोड्स और से लेके हर एक से। जी। और फाइनली क्या हुआ, उसने कहा कि उसको प्रेशर डाला कि इंडिया से तुम जो है जो लिपुलांग और बाकी जो एरियाज उधर के हैं जी, जी। उनके ऊपर जो है प्रेशर डाला। और वही हाल उसने बांग्लादेश के साथ किया। बांग्लादेश में पैसे के हिसाब से वो देने के लिए, अभी देखा जाए तो एक तरह से एशिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड बांग्लादेश का जो है चीन के साथ ही है। जी। चीन को डिफेंस इक्विपमेंट चीन बांग्लादेश को सप्लाई करता है, उसके टैंक्स, एयरक्राफ्ट, नेवल जितनी भी चीज़ें हैं। आफ्टर ऑल कायदे में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की आर्मी को, बांग्लादेश को डर किससे है जी। लेकिन एक तरह से वो डरा के साइकोलॉजिकली उसको अनस्टेबल करके और किए जा रहा है। तो एक तरह से सारा साइकोलॉजिकल मामला है। और इसको जो आपने कहा, हमको जो है काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लद्दाख को ही पूरा, अरुणाचल का आप देखिए पहले तवांग मॉनेस्ट्री तक अपना नक्शा में दिखाता था, अब पूरा ही तो उसने अरुणाचल को दिखा दिया है जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना, और किया भी नहीं हमने है, तो वो तो है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो इससे बाउंड्री रिजोल्यूशन जो बात चल रही थी उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। अब हम रिजोल्यूशन किस चीज़ का करेंगे अगर वो पूरा ऐसे ही इस तरह दिखाएगा तो एक इस तरह की चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत फ़र्क है। और भारत ने बोला भी है कि जो बाउंड्री रिजोल्यूशन है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो इन्होंने नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था सी में एक 9 डैश लाइन इसने अपने आप बना रखी है, लाइन की 9 डैश कर रखे हैं जो कहता है कि यहाँ तक हमारी बाउंड्री है। और जिसमें कि ये मेन जो जितने हैं ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, जापान, ये सब का उसमें इफेक्ट है। जैसे मैंने नाम लिया था आपको, स्प्रॉटली आइलैंड्स फिलीपींस के साथ है। और आप देखिए करता क्या है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये करता क्या है वहाँ पर, ये जब उसके कब्जे में है ये फिलीपींस के, और इसके जो कोस्ट गार्ड है चीन के, वो इनकी शिप्स को वहाँ नहीं जाने देते या रोकते हैं जाने से। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है उसने क्लियर कट ये दे दिया था अपना व्यू कि भाई ये फिलीपींस का हिस्सा है। तो इतना सब होने के बावजूद ये जो है ऐसी हरकत में लगा हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। और इससे नुकसान इनका भी है कि भारत से तो जो हमसे होना है, और ये मेरे ख्याल से दुनिया समझ गई है और चीन भी समझ गया है कि भारत से मुकाबला तो वो कहते हैं ना गुत्थम गुत्था हो करके लड़ाई करके तो इतना जीत नहीं सकता, ना कर सकता है। तो अब इसने ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रेशर डालना शुरू कर रखा है। आप ताइवान के साथ देखिए, वहाँ भी उसने बोला है कि 2040 तक का डेडलाइन सेट की है, लेकिन वॉर तो लड़ाई तो अभी से शुरू कर दिया उसने हर जगह से। तो वही चीज़ ये कोशिश कर रहा है। और जो नो मैंस लैंड था जो माना जाता था एलएसी के ऊपर, वहाँ अंदर उसने अपने गांव बसा लिए हैं। आप देखिए अभी अमेरिका की रिपोर्ट थी यूएसए की, 3 दिन पहले आपने देखा होगा जो रिपोर्ट उनकी आई है, उसमें बड़ा साफ उसमें बोला गया है कि उसने करीब 100-150 घर बना दिए हैं। और ये सारे जो नो मैंस लैंड है जिसको कि हम अपना कहते हैं वो अपना कहता है, उस बीच में उसने डेवलप कर रखे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि उन्होंने 300-400 गांव पूरे बना रखे हैं एलएसी के साथ। तो ये जो चीज़ है ये सारा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और इसको हमें भी उसी हिसाब से इनको डील करना पड़ेगा। जहाँ तक साउथ चाइना सी की बात हम कर रहे थे, तो आप देखिए जो आइलैंड्स का इसने पूरा अपना, एक तो 1.5 किलोमीटर का तो उसने एक आइलैंड बना लिया अपना। आपको पता है उसने क्रिएट कर लिया वहाँ, और वहाँ पर सब उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना लिया। और इसके साथ ही जो ये बाकी आइलैंड्स की हम बात करें, सेकाकू है या स्पार्टले, इनको कब्जा मान ही रहा है वो। और कितनी वैल्यू है इंडो पैसिफिक की, और ख़ास करके साउथ चाइना सी की भी, ईस्ट एशिया को इंडियन ओशन से जोड़ता है। तो ये सब ले करके वैल्यू बहुत है, और इसको वो भी जानता है क्योंकि यूरोप और मिडिल ईस्ट और यहाँ से मैक्सिमम जो है आपको पता है ट्रेड वहाँ से सी ट्रेड चलता है जी। तो इस वजह से वो पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। और ये डिस्प्यूट्स आप देखिए, आप बाकियों को तो छोड़िए, रूस के साथ भी इसका डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट। 2005 में रूस के साथ इन्होंने डिस्प्यूट सेटल कर लिया और दोनों पार्लियामेंट में क्लियर भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी अभी जो है
कुछ जगह हैं जो रिवर्स आती हैं, नदी आती है इनके बॉर्डर पर, वहाँ तकरीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है, हेक्साजू का कुछ करके नाम है उस आइलैंड का। उस आइलैंड को भी अपने में दिखा रहा है। अब उस समय तो 2005 में रूस तो वर्ल्ड पावर था, आगे था काफ़ी। अब मेरे ख्याल से रूस की हिम्मत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, या शक्तिहीन है कि वो उस पर अभी कुछ जवाब नहीं दे रहा है या विरोध नहीं कर पा रहा है जो उनके साथ है। तो इतनी ऐसी चीज़ें इसने कर रखा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे तरफ से भी सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जी हमें भी एक्शन लेना चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन जहाँ ये गांव बसाने लगेंगे फिर तो वो ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमारा पहली बात तो जो कब्जा इलाके हैं उसमें तो हम करें, चाहे वो LAC है चाहे कुछ भी हो। अगर वो नहीं माना है तो हम क्यों माने? जी बिल्कुल। और जो देपसांग और डेमचोक का इलाका है जहाँ से अभी तक ये खाली नहीं कर रहा है, 2020 की स्थिति में नहीं जा रहा है, उस पर हमें प्रेशर डालनी चाहिए पूरा कि वो चीज़ हो, उसको हमें रोकना चाहिए। और उस पर हमें, बल्कि मैं कहूँगा उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो न्यूज़ में आ रही है कि स्किप करेंगे शी जिनपिंग जो G20 का, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको बुलाना ही नहीं चाहिए अगर ये हालत है तो। जो आदमी अगर हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर रहा है तो G20 में आकर के, तो वैसे भी देखा जाए तो G20 में शी जिनपिंग ने अकेला पड़ना ही है। बिल्कुल। आप जानते ही हैं कि वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ही आ रहे हैं रशिया में, अपना पुतिन तो कहीं जा नहीं रहे हैं। और इनके साथ क्या होना है, अगर बाकी जो देश आ रहे हैं तो इनको भी पता है। तो ऐसी जगहों पर बल्कि हमें ज़्यादा मुखर होना पड़ेगा। तो वैसे भी तानाशाह बता चुके हैं इनको। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसी जो जगह है वहाँ पर हमको और ज़्यादा मुखर होना पड़ेगा। और मैं कहूँगा खिलाफत करनी पड़ेगी, बिकॉज छोड़ देंगे हम तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत जो नुकसानदेह होगा। दूसरी एक रणनीति हमें अपनी बनानी पड़ेगी, और बहुत ज़रूरी है ऐसी रणनीति जिसको कि ऐसी चीज़ों का जवाब हम हर तरफ से, हर जगह से दें। इंटरनेशनल फोरम में दें, मतलब मैं कहता हूँ जवाब जैसे देना है बात करके भी दें, हर जगह ये चीज़ उठाएं इंटरनेशनल फोरम में, और ग्राउंड पर भी दिखाएं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम चीज़ें, अपनी चीज़ हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमारी ताकत है और हम अगर जैसे भी लेना होगा हम ले करके रहेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नक्शा जारी कर रहा है तो हम सिर्फ एक नक्शा अपना जारी करके नहीं हो कर सकते, हम और चीज़ें दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कोई वो नहीं है कि हम भूटान में बोलें कि हमसे गलती हो गई, करने को तो ठीक है। तो हम अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलनी है तो हम इसमें भी चल सकते हैं और ये चीज़ें कर सकते हैं। और डेपसांग और जैसे मैंने कहा जो डेमचौक है उस पर तो हमें बिल्कुल ही इनसे बातचीत नहीं करनी, यही बोलना है कि आप नहीं करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तरीका एक, हमें कोई ना कोई अख्तियार करना पड़ेगा तभी ये चलेगा। तो इस वजह से, और दूसरी चीज़ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम तो अपनी कार्रवाई करें, जो भूटान और बांग्लादेश और नेपाल हैं उनके साथ हम ऐसे अपने संबंध बनाएं, और ऐसे, क्योंकि उनके साथ हमारे वर्षों के संबंध हैं, मैं कहूँगा ब्लड रिलेशन है एक तरह। तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल करके हम चलें कि चीन जो है कुछ नहीं कर पाए वहाँ पर। और तीसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा, बौद्ध धर्म की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई थी, उसका जन्म स्थल भारत में है। बिल्कुल। तो वहाँ बौद्ध धर्म के फॉलोअर बहुत हैं चीन में, हमें उनको भी टारगेट करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अगर ये कहते हैं कि इंटरनल इंटरफेरेंस अगर वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि फिजिकली, ये AI से हो सकती है, IT से हो सकती है, इन्फो वॉरफेयर अगर वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म वाले हैं, बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं, उनको क्यों नहीं हम मानसिक स्तर पर कहें कि नहीं आप तो हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनको बरगाएंगे नहीं, हमें नहीं कहेंगे कि वो विरोध में खड़े हों चीन में, लेकिन हमें कहेंगे कि आपसे हमारा नाता है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो कुछ ऐसी आवाज़ तो कम से कम हम उठाएं वहाँ पर, और अपनी बात को हम मुखर करें और दिखाएं चीन को कि हम भी जो है, अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं।
सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? एक खबर ये भी है कि रशिया ने जो अपने कब्जाए वाले इलाके हैं यूक्रेन के, वहाँ पर चुनाव भी करा दिए हैं। हालांकि ये जो सारा चुनाव प्रक्रिया हुई है, इसको बताया जा रहा है कि एक ड्रामा ही था ये। जी देखिए, रशिया और यूक्रेन की जब हम बात करते हैं युद्ध की, हमेशा की तरह कुछ बदलाव नहीं है। वही चीज़ अभी भी है। वहाँ ड्रोन, मिसाइल, आर्टिलरी शेलिंग यही चल रहा है अभी। जो काउंटर ऑफेंसिव है वो आपको पता है, नाटो भी बोल चुका है, अमेरिका भी बोल चुका है कि काउंटर ऑफेंसिव कुछ खास आगे बढ़ नहीं पाया है यूक्रेन का। अब सवाल उठ रहे हैं, बल्कि जितना सामान युद्ध की सामग्री या टैंक या मिसाइल्स और बाकी चीज़ें जो हथियार एम्यूनिशन नाटो ने दिया है, उसका क्या हो रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और बल्कि जो इंडस्ट्री है इनकी, आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की या नाटो की, उसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है। और उनको डर हो रहा है कि बाहर तो अभी इनके वेपन्स कोई खरीदेगा नहीं अगर इस तरह हालात रहेंगे तो वही है, नुकसान अभी भी ज़्यादा हो रहा है यूक्रेन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैन पावर का। क्योंकि जैसे अभी चल रहा है, पिछले 7-8 महीने से मिसाइल और ड्रोन्स अटैक्स और आर्टिलरी का चल रहा है। हाँ, एक फ़र्क जरूर पड़ा है, वो है कि ड्रोन्स में अब जो है, जैसे हमने पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि यूक्रेन भी ड्रोन अटैक में आगे बढ़ गया है। उसने ड्रोन अटैक रशिया के अंदर शुरू कर दिया है। और आप देखिए, पिछले जो 29-30 अगस्त को 5 जो है सेपरेट ड्रोन अटैक्स किया इसने यूक्रेन ने, जो कि मॉस्को, ब्रियांस्क, रेजॉन और एक पॉस्को जो एयर बेस है वहाँ भी किया। ये तकरीबन आप देखिए 600 किलोमीटर अंदर तक इनके ड्रोन्स गए। बाकी जगह तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो एयर बेस था पॉस्को वाला, इसमें कहा जा रहा है कि 4 बेसिकली IL-76 का बेस है, 4 को IL-76 को नुकसान हुआ है। और जो नाटो का दावा है कि 2 IL-76 तो पूरे एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए, जिसकी पुष्टि बाकियों ने नहीं की है, बट उनके द्वारा की गई है। तो इस तरह से देखा जाए, और ये जो है एयरबेस एस्टोनिया बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर है, लेकिन ऑफ कोर्स यूक्रेन से तो थोड़ा दूर है। और अगर ड्रोन्स इतने अंदर पहुंच गए, ये नुकसान कर रहे हैं रूस का, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर। हालांकि ये भी जो ड्रोन्स के ऊपर कि इतने वो नीचे होते हैं, उनको इतनी छोटी उनकी साइज़ है कि वो रडार के उसमें आते नहीं है, स्क्रीन पर कैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक है जिसका फ़ायदा उठा रहा है यूक्रेन, और इसमें कोशिश कर रहा है अपनी इनको डैमेज करने की। हालांकि अमेरिका बोल चुका है कि वो नहीं चाहता कि रूस के अंदर कुछ हो। हालांकि जो कब्जे वाले इलाके हैं उसमें वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन ने क्रीमिया में और यहाँ भी रूस के अंदर भी ये अपनी उसने जो स्ट्रेटजी रणनीति बनाई है कि ये जो इनके कुछ जो रणनीतिक या तो इलाके हैं या लॉजिस्टिक्स हैं या जो इनको स्टोर्स हैं, उनको डैमेज करे, और साइकोलॉजिकली जो रूस की जनता है उनको ये दिखाए कि ये लड़ाई जो है रूस के अंदर तक आ गई है। तो ये चीज़ जो है, जो एक फ़र्क आई है। और अभी इसके साथ देखिए, रूस ने भी हमेशा की तरह वही किया है, लगातार मिसाइल और आर्टिलरी अटैक किया है, काफ़ी डैमेज कीव से लेकर के, और कई जगहों पर उसने बहुत डैमेज किया है। इसके साथ ही आप देखिए करीब, हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसने 28 मिसाइलें, 28 में से 26 मिसाइल जो है डिस्ट्रॉय की हैं, लेकिन वेरिफिकेशन इसका नहीं हो पाया है कितना हुआ है। 15 रूस ने ये बोला है कि जिनके 16 में से 15 ड्रोन को जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये उसके बाद भी रूस ने आज तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला जो है
उसने कीव पर किया, जिसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। उसके साथ ही उसने जो 4 मिलिट्री इनके स्टोर्स थे वहाँ पर उसने उनको डिस्ट्रॉय किया है। इवन ब्लैक सी में इनकी कुछ पेट्रोल बोट्स थी यूक्रेन की, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके जो स्पेशल फोर्सेज हैं, कमांडोज हैं, वो जा रहे थे एक्शन के लिए, उनको जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। बखमुत में 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो डैमेज किया इन्होंने। यूक्रेन ने तो कहा है कि वो डैमेज हुए हैं, लेकिन रूस का कहना है कि उन्होंने मारे हैं। उसमें जो है इनके 6 पायलट जो है उनकी जान गई है। एक कॉम्बैट मिशन में थे बखमुत एरिया में, जो जहाँ पर कैप्चर किया है रशिया, वहाँ पर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नुकसान तो अभी भी यूक्रेन का हो रहा है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि ये यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो ड्रोन्स जो है भेज सकता है, उनसे डैमेज कर सकता है रशिया के अंदर। दूसरी चीज़ जो है अब इसमें अमेरिका ने कहा है कि ये रूस की वो कमी है हथियार की और बाकी गोला बारूद की, जो कि इनकी आपस में मीटिंग हुई है नॉर्थ कोरिया की और रूस की। इनके रक्षा मंत्री मिले हैं, इनके चीफ्स मिले हैं और उनसे जो है ये साजो सामान मिलने जा रहा है। और इसके साथ ही यूक्रेन में स्कैंडल अभी भी हुए हैं, 2 मिनिस्टर से अगेंस्ट हुए हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी जो पैसे मिले हैं उसमें उन्होंने करप्शन केसेस उनके अगेंस्ट हैं। इसके साथ ही अभी आवाज़ उठने लगी है अमेरिका में भी। देखिए लोग अगेंस्ट हो रहे हैं कि ज़्यादा, जो रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि और ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाने चाहिए यूक्रेन को। जर्मनी लीजिए, आप पोलैंड में लीजिए, वहाँ लोग अब क्वेश्चन करने लगे हैं कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, इफ़ेक्ट कुछ आ नहीं रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है और कुछ गेन इनको हो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो कि अब निगेटिव में जा रही हैं लड़ाई के, मैं कहूँगा यूक्रेन के अगेंस्ट जा रही हैं। और जहाँ तक रूस का सवाल है, जो पूरा 900 किलोमीटर का जो ये पूरी ये फ्रंट लाइन है, उसको उसने बहुत मजबूत कर लिया है, अपने डिफेंसेस बहुत स्ट्रांग कर लिए हैं, माइंस लगा करके, बंकर्स बना करके, अपने वेपन्स वहाँ रख करके। और यही वजह है कि काउंटर ऑफेंसिव जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इससे जो है और ज़्यादा मुश्किलें होती जा रही हैं। और कितना सपोर्ट करेगा नाटो और अमेरिका, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम अगले साल तक ये चल सकता है, क्योंकि फिर विंटर्स आएंगे, फिर लड़ाई का वही हालत होगी और वहाँ पर मुश्किलात बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिए एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें कहा गया है कि जो LNG लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस है, वो 40% ज़्यादा इस बार यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट किया है रूस से। तो वहाँ पर तो कोई रोक है नहीं, वो उनकी चले जा रही है, जो कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। और जो रूस का इन्फ्लुएंस है, अब रूस अपने में लगा हुआ है, बाकी अब देखिए अफ्रीका में या अरब कंट्रीज़ में अपने फ्रेंड्स बनाने में। ग्रीन डील का देखिए, अभी ऑल्टरनेटिव की बात करने जा रहे हैं। अभी तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस में हैं, वहाँ जाकर के इनकी बात होगी कि ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। अफ्रीका के देशों को रूस ने पूरी मदद देने का वादा किया है कि हम आपके ग्रीन डील को पूरा करेंगे। कुछ देशों में तो बहुत कम रेट पर या मुफ्त ग्रेन जो अनाज देने की भी बात की है। तो ये जो चीज़ें हैं वो चल रहा है। नाटो जो है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि वॉर फटीग या वॉर वियरनेस की जो कहते हैं कि वो धीरे धीरे वहाँ पर आ रहा है। और $200 बिलियन उनका ऑलरेडी खर्च हो रखा है। पोलैंड के हिसाब से $100 बिलियन उनको और चाहिए तकरीबन, खाली लड़ाई के लिए। बाकी रिकॉन्स्ट्रक्शन की तो बात अलग हो रही है। तो और बात देखिए, अभी फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे साराकोजी ने यहाँ तक बोल दिया है कि भाई पीस के लिए लैंड की जो है डील करनी पड़ेगी, यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा अपना। तो ये सब बातें चल रही हैं। जो अभी इससे पहले UAE में जो मीटिंग हुई थी
रूस को छोड़ के बाकी देशों को जो इन्होंने बुलाया था पीस की बात करने के लिए, तो वो भी किस तरह आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी कोई ब्रेक थ्रू ना काउंटर ऑफेंसिव में दिखाई पड़ रहा है, ना लड़ाई में, और न ही शांति में, पीस में। तो अभी कुछ है नहीं इसमें जो कर सकते हैं। जो सिर्फ आशा है कि अगर ये पीस टॉक्स आगे बढ़ती हैं, लड़ाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हो, लेकिन अगर सीज़ फायर भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सभी के लिए, रूस यूक्रेन के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी। सर, भारत और बांग्लादेश ने रक्षा संबंधों की समीक्षा की है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई, इसे कैसे देखते हैं आप? ये जो इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली ये डिफेंस डायलॉग था, जो 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग जो हर साल होता है, वो हो रहा था। पिछले साल ये 11 अगस्त को भारत में हुआ था, और इस साल जो है अभी ये बांग्लादेश में हुआ, जहाँ की डिफेंस रक्षा सचिव अरमाने और उनके जो रक्षा के हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल जमन, उनके साथ ये बातचीत हुई है। और इससे पहले हम आर्मी चीफ भी हमारे गए हुए थे जून में, वहाँ भी बातचीत हुई थी। और ये बहुत ज़रूरी है, ये हर साल होती रही है। जैसे हमने कहा, ये 5वीं थी, और ये रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग हम कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। और कारण हमको पता है कि बांग्लादेश में एक्चुअली देखा जाए तो रक्षा ज़रूरत बांग्लादेश की है किससे, बॉर्डर, सारा बॉर्डर तो उसका हमारे साथ है, लेकिन उसमें चीन की दखल आपको पता है काफ़ी है। और आज की तारीख में देखा जाए तो चीन बांग्लादेश को BRI में भी लाना चाहता है, उसके यहाँ बेस भी बनाना चाहता है। उसको अगर बेस मिल गया, बना लिया उसने, तो उसको बहुत फ़ायदा होना है वहाँ से हमारे खिलाफ। और वो अभी भी काफ़ी, अगर ट्रेड में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश की सेना में उसके टैंक्स, कुछ जो नेवल वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो मैक्सिमम चीन के हैं उसके पास बांग्लादेश में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बांग्लादेश के साथ रहें, बांग्लादेश को ये हम आश्वस्त करें कि हमारी भारत की तरफ से उसको कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी सुरक्षा की ज़रूरतें हम भी पूरी कर सकते हैं हर तरफ से। और एक कोई नई चीज़ नहीं है। आप देखिए, डिफेंस कोऑपरेशन पहले से चल रहा है, ट्रेनिंग में, एक्सरसाइजेज में, हमारे जो कोर्सेज होते हैं, हमारे ऑफिसर्स वहाँ जा रहे हैं, उनके हमारे यहाँ आते हैं कोर्सेज में, आर्टिलरी में कहिए, या स्टाफ कॉलेज है, डिफेंस कॉलेज है, ऐसे कोर्सेज वहाँ होते रहते हैं। तो उनके साथ ये पहले से चल रहा है, लेकिन इसको और मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, इस कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जो हमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, रीजनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये बताना बांग्लादेश को कि उसकी अपनी नहीं, पूरे क्षेत्र की जो सुरक्षा है, उसके लिए ज़रूरी है कि चीन को बाहर रखा जाए, और हम आपस में हम कोऑपरेशन अपने बढ़ाएं कि बाहर से कोई आकर के दखल ना दे सके। और जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, वहाँ भी देखिए, ट्रेड अगर है देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड उसका चीन के साथ है बांग्लादेश का। और हमें उसको आश्वस्त करना पड़ेगा कि ट्रेड जो है हम कर सकते हैं, बल्कि भारत ने ऑलरेडी उनको जो है मैक्सिमम लगभग 80% चीज़ों पर टैरिफ फ्री कर रखा है। कुछ चीन ने भी ऐसा किया हुआ है, लेकिन अगर हम ट्रेड ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम उनको आश्वस्त करेंगे सुरक्षा के ऊपर, तो ये हमारे लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है, हमारे और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसी कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जिसमें हमारे डिसएग्रीमेंट हैं आपस में। आप देखिए, इलीगल माइग्रेशन का है उधर से बांग्लादेश से हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में, बंगाल, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर होता रहता है। इंसर्जेंसी, जो हमारे कुछ हैं इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट जो वहाँ शरण लेते हैं, उनकी कुछ पार्टियां हैं, जमात इस्लामी है एक, जो कि भारत के बरखिलाफ़ बोलती रहती है। कुछ जैसे मैंने कहा इंसर्जेंट्स हैं जो कि वहाँ शरण लिए हुए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ वहाँ चलती हैं जो कि हम जिस पर कि हमें सोचने की ज़रूरत है। डिसएग्रीमेंट हमारा कुछ वाटर शेयरिंग पर भी है। 54 नदियाँ हैं जो कि
एक दूसरे के क्षेत्रों में आती जाती हैं, उनको लेकर के है। जो कुछ आइलैंड थे उसके बारे में तो हो गया है, जो कि सेटल हो गया है, बट कुछ हैं जो अभी भी चल रहा है। लेकिन चीन जो है, चीन का इन्फ्लुएंस आप देखिए, पद्मा रिवर पर एक लॉन्ग सबसे बड़ा ब्रिज चीन ने बनाया है। उसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 बिलियन तक या 2.7 बिलियन डॉलर तक खर्च किया उसने, और भी उसने उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरतों को हमें उनके ऊपर ये विश्वास दिलाना होगा कि हमें उनकी ये ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और अभी जो है, अभी भी देखा जाए तो जो इंपोर्ट्स हैं उनके, काफ़ी कुछ इंपोर्ट्स चीन से आते हैं और चीन भी उनको मदद दे रहा है इस मामले में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको कि हम आश्वस्त करके आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो सबसे मुख्य है कि जो बांग्लादेश में इलेक्शंस होने हैं, उसके ऊपर बाहरी देशों का दखल, आप देख लीजिए अमेरिका का दखल हो रहा है, चीन भी दखल देना चाहता है और वो चाहता है कि प्रेजेंट रजीम बदले। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके कि हम बांग्लादेश को आश्वस्त कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और ये हमारे और उनके दोनों के हित में है। सर, इसरो की तारीफों के पुल लगातार बांधे जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि डीआरडीओ वह मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो कि उसे करना चाहिए था। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ इसरो और डीआरडीओ की बात कर रहे हैं हम जी, एक्चुअली देखा जाए तो शुरुआत अगर आप देखें तो दोनों की एक तरह से रक्षा क्षेत्र को और अपने जो हमारी सामरिक दृष्टि से मजबूती को लेके किया गया था जी। जो अगर आप डीआरडीओ में जाएं तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी जी। और मतलब नाम कुछ और था जी। बेसिकली पहले वो एक्चुअली रक्षा के अंदर था जी। रक्षा क्षेत्र पूरी, मतलब अभी भी है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, लेकिन उस समय एक तरह से जो सेनाएं हैं उनके अंदर ही था। अच्छा। डिपार्टमेंट छोटा था जी। और बाद में फिर और आगे करके 2-3 ऐड करके बाद में डीआरडीओ बना जी। इसरो की बात करते हैं तो इसरो 1962 में, 4 साल बाद बल्कि शुरुआत हुई थी 1962 में। इसको जो है, इसकी शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हुई थी जी। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, आपको इतने बड़े वैज्ञानिक, आपको बताइए है कि उनके साथ शुरू हुआ था जी। और उसके बाद 1969 में इसको दोबारा एक स्पेस कमीशन बनाया गया, उसके साथ था। 1972 में अगर देखा जाए तो जा करके इसरो बना, एक डिपार्टमेंट बना जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आप मालूम है जी। दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसरो और डीआरडीओ, दोनों टेक्नोलॉजी और रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं जी। दोनों, एक स्पेस रिसर्च में और दूसरा जो है डिफेंस रिसर्च में। और डिफेंस रिसर्च भी अगर देखा जाए तो वो भी स्पेस में है, मिसाइल्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी स्पेस में हैं। स्पेस वॉरफेयर हम लोग बात इतनी कर चुके हैं अपने पहले उसमें कि वो भी एक चीज़ आ गई है, अलग फील्ड आ गई। तो देखा जाए तो एक तरह से दोनों एक दूसरे के कॉम्पेटेबल हैं, मतलब एक साथ ही मिलके हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं और तरीके अलग हैं। दोनों के लॉन्ग टर्म रिसर्च भी हैं, यानी कि 1-2 दिन में रिसर्च होने वाला नहीं है जी। चाहे आप देखिए सैटेलाइट्स हमारे हैं या जो भी मिशंस हैं वो भी टाइम लेते हैं जी। और इसमें भी डीआरडीओ में भी जो अगर कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो टाइम वो भी लेता है जी। और दूसरा जो है, अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में आया, या जो आपने कहा कि ये इनको सफलता हासिल करने में काफ़ी समय लगता है जी, रादर लगता था। और कुछ एरिया में अनसक्सेसफुल भी होते हैं जी। और होते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारी नहीं है जी, बाकी जगह भी होती है जी। लेकिन जो आपने मुख्य चीज़ कही कि इसरो तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा है जी, असफलता के साथ भी जी। असफलता के उसमें एक तरह से देखा जाए, अगर अभी आप कहें जी, तो उनकी असफलता में भी उनकी सफलता थी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ा नहीं जी, उन्होंने सीखा। और अभी अगर आप देखें चंद्रयान का स्टेटमेंट, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि हमने इस बार ऐसा डिजाइन किया कि अगर असफलता होती तो फिर हम एक और सफलता उसी से लेके चलते और उसी में ज़्यादा देर नहीं किया। तो इसमें भी देखिए ज़्यादा देर कहाँ किया, 2 साल के अंदर दोबारा मिशन चल गया जी। और जैसे हमने कहा कि देखिए इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे, ऐसा नहीं रहे कि डीआरडीओ में बड़े साइंटिस्ट नहीं रहे, एपीजे
अब्दुल कलाम भी थे जी, वो भी सेक्रेटरी रह चुके थे डिपार्टमेंट के जी, बाद में तो उसमें गए थे वो जी, तो आप देखिए कि दोनों को काफ़ी इम्पोर्टेंस दोनों मतलब काफ़ी का बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी, देश के लिए देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और विदेशों में भी विदेशों के लिए भी इनफैक्ट हम तो स्रोत उनको भी दे रहा है जी, और अगर डीआरडीओ उस तरह काम करता सफलता मिलती तो आज हम भी बहुत बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर होते इंपोर्ट बल्कि हमारी काफ़ी कम हो गई होती जी, जी। लेकिन वो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ वो हम देखेंगे लेकिन अब जो मैंने अभी कहा कि देखिए डीआरडीओ पहले बना जी, तब भी उतना सफल नहीं हुआ जितना इसरो हुआ जी, कुछ हैं कारण इसके जी, आप देखिए डीआरडीओ डायरेक्टली अपना इसरो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है एक डिपार्टमेंट है और इसरो के हेड उसके सेक्रेटरी भी हैं चेयरमैन भी हैं जी, तो यहाँ भी वही है डीआरडीओ के जो हेड हैं वो सेक्रेटरी भी हैं इसके जी, लेकिन वर्क कल्चर की बात करें वो जी, अलग है जी, काफ़ी अलग है जी, इसरो में आपने देखा इनफैक्ट दुनिया में शायद हमारे देश के लोगों को अभी पता लगा जी। कि हमारे साइंटिस्ट कैसे हैं जी, शायद ही कोई आईआईटी और बाकी वाला है जी, और एक ये भी आई थी कि नासा भी काफ़ी आगे है जी। लेकिन नासा में 500 इंडियन साइंटिस्ट हैं बिल्कुल, और ये कहा गया कि इसरो में एक भी अमेरिकन नहीं है जी, और हम इतना आगे बढ़ गए जो कि तारीफों के पुल वो भी बात है और जी, सभी अब इच्छुक हैं कि भारत के साथ मिल करके आगे बढ़ें जी, आपने देख लिया कि मैं 2-3 पढ़ा सब जगह यूएस में यूके में इवन यूएई इनके खलीज टाइम्स वगैरह देखिए क्या उन्होंने तारीफों के पुल बातें हैं जी, इसके लेकिन डीआरडीओ की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं कि आज तक हम खुद ही नहीं उनकी तारीफों का पुल बांध पाए जी, और ब्लेम दो तरीके के एक तो ये देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट है जी, और इनकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो जी, इसरो की देखिए अगर आप कंपेयर करें तो इसरो का बजट आपको पता है आपने मूवीज भी बन चुकी हैं कि जी। बड़ा क्लियर कि बजट इतना ही है और ये भी चंद्रयान का बजट आप देखिए बाकियों से 1/3 1/4 1/5 का बिल्कुल, बजट में ये काम हुआ है जी। लेकिन हुआ है उतने ही में जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें और चाहिए या एक के बाद एक करते गए लेकिन वैसा डीआरडीओ में नहीं है जी, वो अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है और ये फैक्ट है कि हम खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं कर पाएगा जी, आप हम इंडिविजुअल लेवल पर या कोई डिपार्टमेंट आप बोलिए डीआरडीओ खुद अकाउंटेबिलिटी करे अपनी नहीं होता है जी, आप अगर जाके देखें वर्क कल्चर बहुत फ़र्क है जी, ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज़्यादा है जी, डीआरडीओ में और उसमें इन्वॉल्वमेंट इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की नहीं ली जी, क्योंकि कायदे में तो इनको होना चाहिए था कि आर्म्ड फोर्सेस मिल के काम करते क्योंकि जरूरत आर्म्ड फोर्सेस की है बिल्कुल, और ये अभी होता क्या है एक प्रोजेक्ट कोई शुरू करते हैं 10 साल 12 साल लग जाते हैं आप देखिए हम अपनी राइफल नहीं बना सके जी, गन नहीं बना सके जी। एक इंडियन फील्ड गन बनी थी लेकिन चली नहीं जी, टैंक्स इन्होंने अर्जुन बनाया लेकिन आपको पता है कितनी मॉडिफिकेशन हुई कितने साल चला जी। और फिर भी हम बाहर के टैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट थे जी, इसमें कंपैरिजन में हम कहीं नहीं था वर्ल्ड में कंपेयर कीजिए अर्जुन को तो उसमें नहीं आता एयरक्राफ्ट हम अपने नहीं बना पाए जी, तेजस अभी बन रहा है अलग की बात है मैं ये तो इस समय की बात नहीं कर रहे हैं हम पीछे की कितने 1958 से लेकर के जी, बिल्कुल, और इस समय की आप बात कीजिए जी, देखा जाए 64 साल तकरीबन 65 ईयर्स 65 साल में हम कहें कि हम कहीं नहीं हैं जी, तो ये तो जो है मैं ये कहूँगा कि शर्म वाली ही बात है जी। कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाए जी। राइफल्स तक और किसी उसमें हम चल नहीं पाए जी। तो ये कि वर्क कल्चर अकाउंटेबिलिटी यूज़र को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे जी। तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। फिर इनका ये कहना कि क्यूआर जो है क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जो है जी। वो बदल दिया जी, इनका आर्म्ड फोर्सेस का जो क्वालिटेटिव चेक है वो बहुत ज़्यादा है जी। वो तो फैक्ट है आप एक सोचिए कि अगर एक आप कोई गन बना रहे हैं या कोई शेल बना रहे हैं जी। वो जिस जगह पर जाना है वहाँ नहीं जाके दूसरी जगह गई तो क्या होगा जी। अपने ट्रुप्स पर पड़ेगी या अपने गांव पर अपने कस्बों पर पड़ेगी जी। तो ये तो चीज़ हम नहीं ले सकते उसमें तो आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए आप कहें कि नहीं जी 60% सही हो ले लीजिए जी। तो
तो क्या आप 60% पे मानेंगे कि हम लड़ाई पर 60% में ही लड़ाई करके और वापस आ जाएं, नहीं करें? जी, वो तो चीज़ नहीं हो सकती। जी, आप अगर 110% देंगे तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70-80% रहेगा। क्योंकि दुश्मन भी तो इतना ऐसा नहीं है, उसको भी तो हमें ग्रांट करना पड़ेगा, जी, कुछ लेकर के आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी, जो कि हुई नहीं इनके अंदर। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है, आपको पता ही है कि कितना नुकसान होता है उसके साथ, जी। कि हम आगे बढ़ नहीं पाते जी। हैं। और एक कोऑपरेशन जो है और कोऑर्डिनेशन, जी, वो बहुत लैग कर रहा है, जी, जो कि इनको जो जैसे मैंने कहा यूजर्स को लेके चलने के लिए। जी, और दूसरी चीज़ आप बताइए, शुरू में एक और ये नहीं है, डीआरडीओ है, फिर आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। जी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इतनी जो बना रही थी, आपको पता ही अभी जी। हमारे प्रधानमंत्री ने जब पूरा सिचुएशन देखा तब उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। नहीं तो बताइए, सालों से ये चले आ रहा था। जी, जी, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप पढ़ेंगे, वो कहेंगे हम 200 सालों से काम कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश टाइम से वो आ रहे हैं, जी। लेकिन चीज़ें हमें मिली नहीं, वो जो जी, होनी चाहिए थी। जी, तो इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने इनको कॉर्पोरेटाइजेशन करके जी, कॉर्पोरेट्स बना दिए कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल रहिए और दिखाइए, अपने काम कीजिए, अपने आप को, मतलब आपका जो आप अर्जित करेंगे उसी में आपको चलना है। जी, तो वो चीज़ जो दी, उससे फ़र्क पड़ रहा है, पड़ेगा। जी, पहले आप देखिए कि हम कहते हैं कि अभी हम लोगों ने जो बात की कि नासा में हमारे 500 हैं और हम बाहर का कोई एक भी नहीं है इसरो जी, में, जी। और इसरो इतने आगे बढ़ रहा है, इतनी चीज़ें बना ली, उसने प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इतना आगे किया। जी, और हमारे यहाँ जो है हम वही लेके चल रहे थे, हम्म। कहीं किसी चीज़ को आगे नहीं किया। जी, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारी उस समय क्या बना रही थी, मैं कई वो ग्लास बाल्टी लोटे से लेकर के और कपड़े, जी। जो कि हम आराम से बाहर से कर सकते थे। जी, तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि अभी किया गया है। जी, लेट देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, और जी। मुझे उम्मीद है कि इससे फ़र्क पड़ेगा। और हम लोग इस एक बार बात कर चुके हैं एक एपिसोड में कि प्राइवेट जो अभी पार्टनरशिप डिफेंस में है भारत में, कितनी जी। ज़्यादा हो रही है। जी, बिल्कुल। टाटा लीजिए, अशोक लीजिए, महिंद्रा लीजिए, अदानी हैं, जी, मतलब आप नाम लीजिए, और बहुत लोग हैं जो कि एरोस्पेस, मैं कहूँगा कि एयरक्राफ्ट से लेकर के नेवल शिप से लेकर के और गन्स और मोटर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और राइफल से लेकर के हर एक चीज़ में आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जी, कि ये चीज़ शुरू हुई है और हमारे लिए। और आई थिंक आप सोचिए कि 65 साल में हम एक्सपोर्ट कितना किए। जी, बड़ी मुश्किल से डेटा आता है 2016-17 का 2,500 करोड़ 3,000 जी। करोड़, और उसी से इंपोर्ट देखे तो 30,000 करोड़। जी, अब जो है हमने 13,500 करोड़ का है, और आगे हुआ है कि अगले साल तक तो 22-23 करोड़ तक, 1,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जी। एक बहुत अच्छी ये उपलब्धि होगी, जी, ये जो इसमें हो रही है। जी, दूसरी चीज़ हमको ये देखनी है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है बाकी देशों से। अब हम जो है -50-45 टेम्परेचर ऊपर, उसके लिए भी इक्विपमेंट चाहिए, जी, और +45 जब 50 तक आप पता है आपको टेम्परेचर पहुंच जाता है राजस्थान में, जी, वहाँ भी चाहिए। अंडर वाटर भी चाहिए हमें, जंगल्स में काम करने के लिए भी जी। चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कुछ हैं जो कि हमारी यूनिक हैं, और इस यूनिकनेस में अगर डीआरडीओ काम करे तो बाहर के ऐसे देश हैं जिनको जरूरत है, हो सकता है सबकी सारी नहीं, बट उनको अलग अलग चाहिए, जी, जी, और ये बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जी, इसरो ने जितनी कॉस्ट कटिंग करके कम से कम में काम किया है, जी, अगर हम भी अगर डीआरडीओ या और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिल करके, या प्राइवेट हमारे जो प्लेयर्स अभी आ रहे हैं मिल के काम करें और सस्ते इक्विपमेंट इस तरह के इतनी कीमत में देंगे, तो हम तो मतलब बाहर मार्केट में मैं कहूँगा छा जाएंगे हम, बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें लेकर के। और अभी देखिए हुआ क्या, सबसे बड़ा नुकसान था कि पहली बात मैंने कहा कि इन्होंने यूजर्स को से इंटरेक्शन नहीं लिया, जी। अपने साथ शामिल नहीं किया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोई खास नहीं किया। जी, और जब तक आप ये नहीं करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस होगी नहीं, और कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर आप वही लेके चलते रहेंगे। और ये देखिए, आप कैग की ऑडिट देखिए पिछले साल की, कैग ने कितनी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो कोई प्रोजेक्ट, मैक्सिमम प्रोजेक्ट उन्होंने कहा, आई थिंक उन्होंने 75 कितने प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो कभी टाइम से कंप्लीट हुए ही नहीं। जी, कुछ प्रोजेक्ट 2010 में होने थे, तेजस वगैरह कुछ भी लीजिए, जी, 2020 में जा करके 21 में फाइनल हो रहा है कि ऐसे होना चाहिए। जी। 10-10, 12-15 साल प्रोजेक्ट
चलते ही जा रहे हैं। जी। आप सोचिए पैसा उस पर खर्च हो रहा है। और वही मैं दोबारा कहूँगा कि आप जाइए, अगर देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज देखिए या DRDO एस्टेब्लिशमेंट देखिए, ये वर्क कल्चर ही अलग है प्राइवेट के से। इतनी ज़्यादा उनके पास एरिया लैंड होल्डिंग पड़ी हैं, लेकिन स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ क्लब्स चल रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहता कि नहीं होनी चाहिए, बट कई चीज़ें जो कंबाइन होके हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान हम इस पर दे सकते थे, जो कि हुआ नहीं है इसमें। और कॉम्पिटिटिव होना मतलब बाहर क्यों हो रहा है, सारे कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं तभी हो रहे हैं। आप देखिए यूरोपियन यूनियन में, नाटो में, यूरोप का कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि अकेले सिस्टम्स बना रही है। या तो सिस्टम बना रहे हैं तो सब सिस्टम्स बाकी यूरोपियन कंट्री से लेकर के बना रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हमने वो चीज़ नहीं की। जो भी चीज़ आती थी, डिमांड आती थी, उस पर सालों लग जाते थे। और ये जैसे मैंने कहा, कैग ने इसी में बोला है, कैग ने यहाँ तक बोला है कि कुछ सिस्टम्स ऐसे थे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको बंद कर दिया गया कि ये ना वायबल नहीं है, नहीं हो पाएंगे, लेट हो गए, ये ब्लेम करके QR चेंज कर दिया। भाई आप 10 साल लगाएंगे तो आर्म्ड फोर्सेस तो अपनी QR चेंज करेंगे, क्योंकि वॉरफेयर चेंज हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी चेंज होगा। और उन्होंने ये बताया, कैग ने बताया है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बाद में रिस्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको लगता था, इनका यह है कि वो प्रोजेक्ट वाइज टीम रहती है, ऐसी टीम नहीं है इसरो वाली और बाकी की जो एक साइंटिस्ट एक काम कर रहा है वो दूसरे पर भी कर लेगा। ये एक टीम है, राइफल वाली तो वही है। अब वो बंद हो गया तो उनको लगा कि हम करेंगे क्या, तो दूसरी रिस्टार्ट किया कोई प्रोजेक्ट। तो ऐसे करके काम चलता रहा, जो कि अभी तक। और ये अभी तक मीन्स कि मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को ही क्रेडिट देंगे कि भाई उन्होंने आकर के जब ये रिव्यू किया, और ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में रिव्यू हुआ, ये इस टेन्योर में जा करके उन्होंने किया। 5-6 साल उन्होंने हर एक चीज़ देखी, हर एक चीज़ स्टडी की। और इसी में नहीं किया उन्होंने, आर्मी आर्म फोर्सेस को ही बोला कि आप भी जो अपने आप को मॉडिफाई कीजिए। लेकिन उनका ये है कि भाई हम जहाँ तक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है हमने अपने रिसोर्सेज से। और ये जब उन्होंने देखा कि क्षमता है, लेकिन क्षमता का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तभी उन्होंने प्राइवेट लिया। और उन्होंने यहाँ आपको पता है कि उन्होंने 75 से लेकर 100% तक फॉर FDI कर दी है रक्षा क्षेत्र में। उसमें लिमिटेशंस दी हैं उन्होंने। तो इन सब चीज़ों को फ़र्क बहुत है। आप देखिए अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, DRDO के पास 53 लैब हैं, 53 लैब्स, और हर एक चीज़ की, वो एग्रीकल्चर से लेकर के बायोलॉजिकल से लेकर के हर एक की, मतलब हाईल्टीट्यूड के से लेकर के आप जो सोचिए हर एक चीज़ की लैब है। लेकिन वो लैब वहीं की वहीं है। अगर इन लैब्स जितनी हैं, किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी भारत की एजेंसी के पास इतनी लैब्स नहीं है। हमको बहुत कुछ कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि फौज में, सिविल के लिए भी बहुत कुछ कर सकते थे। मेडिसिन से लेकर के, बिकॉज मेडिकल लैब्स भी हैं, तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे। तो ये जो चीज़ें थी जो रह गई, टेस्ट फैसिलिटीज़, आप सोचिए 12 टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं मैक्सिमम कई चीज़ों के लिए, जो कि बहुत हम यूटिलाइज कर सकते थे डेवलप करने के लिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हुई नहीं। और इनके पास 25,000 की स्ट्रेंथ है तकरीबन। मैं आपको 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1.5 साल की बता रहा हूँ, करीब 7,500 साइंटिस्ट हैं। अब उनको देखा जाए तो आउटपुट देश को नहीं मिला जो देश ने इनके ऊपर लगाया, एक्सपेक्ट किया, या आर्म्ड फोर्सेज ने, और ऑफ कोर्स हमारे जो गवर्नमेंट है उसने। और पहले मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत आसान था, गवर्नमेंट के लिए भी, और मैं आर्म्ड फोर्सेज को भी कहूँगा कि भाई इंपोर्ट कर लो, नहीं मिल रहा है इंपोर्ट कर लो। तो ये चीज़ें चल रही थी। और आपको पता है आर्म्स लॉबी कैसे काम करती है पूरी दुनिया में। तो एक वो भी था, वो चाह के भी नहीं होने दे रहे थे कि ये जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो आगे बढ़े, और मैं ये कहूँगा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, उनको भी नहीं चाहते थे। तो ये चीज़ें कुछ थी जो कि गलत हुआ। और अभी जो इनको मुझे लगता है कि जो इनको करना चाहिए कि जो अब तो प्राइवेट प्लेयर्स आ ही गए हैं, खास करके आप देखिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। L&T आप ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, हाँ आप टाटा जहीं हैं, अशोकाज हैं, व्हीकल्स और इसमें आ रहे हैं आप, उसके अलावा अपोलो है, भारत फॉर्ज है।
तो ऐसे करके काफ़ी हैं। और ये हैं, आप ये देखिए, सबसे जो इनके हैं वो अलग हैं जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो अलग हैं। और सबसे सामने आप देखिए ब्रह्मोस भी तो रूस के साथ ही बना है ना, जी, और गवर्नमेंट की फुल्ली नहीं है, जी, दोनों का मिला करके ब्रह्मोस एरोस्पेस। और देखिए कितना अच्छा, कितनी जल्दी कितने आगे बढ़ गया वो, जी, कि अब बाहर भी डिमांड उसकी होने लगी। जी, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, और ये भी कहूँगा मैं, जो 12 डिफेंस PSUs थे पहले, एक तरह से उनकी मोनोपोली थी। जी, प्राइवेट सेक्टर उसमें आने नहीं दे रहे थे, ना चाहता था, ना उनको प्राइवेट सेक्टर, ना उनको प्रॉफिट नज़र आता था, कुछ नज़र नहीं आता था तो आ नहीं रहे थे। जी। वो भी अपने उसमें थे। कोई सेक्टर लीजिए, मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर को अब देशभक्ति की भावना आई है, मैं भी कहूँगा। जी, पहले जी। पहले अगर होती तो आगे आए होते हो, जी, और प्रॉफिट अपना ज़्यादा उसमें देख रहे थे। तो इस वजह से जो है, और इन 12 को इन्होंने जो कॉर्पोरेटाइज करके 7 एंटिटीज में डाल दिया अभी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी बात है। और इनको लेकर के अभी चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी। इसमें 2 चीज़ें बहुत होंगी। एक तो जो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं जी, वो आएगी, अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे वो भी आएगी जी, उसमें। और जो ऑडिट वाली जो बात है, एक अकाउंटेबिलिटी खुद भी करेंगे, जी, और बाकी ऑडिट तो है। और ये इसके साथ अब आर्म्ड फोर्सेस को भी एक नया वाइड स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, कि सिर्फ हमें ये डिफेंस PSU से नहीं है, बाकी भी हैं, हम उनसे काम करेंगे, उनसे लेंगे। जी, तो ये चीज़, और प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको तो काम अगर टाइम से करेंगे तभी उनको पैसा तभी मिलेगा। पैसा मिलेगा। तो जी, ये चीज़ जो है आ गई, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये देखिए, इसरो ने मैंने कहा 1972 में एक्चुअल इसरो बना, वो पहले से तो बाकी था। 1981 में उन्होंने पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी 9 साल में, जी, और उसके बाद वो आगे चलते रहे थे। ऐसा जी। नहीं कि फेलियर्स हुए जी। हैं, बट कम हुए। और आज देखिए कितना बड़ा नाम है, तीसरी सैटेलाइट लेकर के जी, लॉन्च कर रहे हैं। जी, और ग्लोबल साउथ का तो बन ही गए हैं, जैसे जी। हम मोदी जी हमारे कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जी। कि भाई इनको हम आगे लेके चलेंगे। जी, लेकिन अब जो है, दोनों ने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया है, इसमें भी उन्होंने खोल दिया। मतलब मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों को बोला कि जो आपको चाहिए हम दे रहे हैं, जी, खाली हम, मतलब हम पर्स नहीं खोल पाएंगे इतना, जी। वो तो कमी हर जगह है। जी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर लाइए और आप आगे बढ़िए, जी, एक्सपोर्ट कीजिए। इसरो वो लेकर के आगे बढ़ ही गया है। जी, अब लोग, आप देखिए, जापान कह रहा है कि लॉन्च करेंगे, हालांकि पोस्टपोन जी। कर दिया उन्होंने अपना जी। मिशन। बाकी कंट्रीज भी साथ में आएंगे, जी, इतना कॉस्ट इफेक्टिव हम हैं। जी, नासा को डर हो गया, बाकी सबको डर हो गया एक्चुअली, जी। इतनी अगर कम दाम में करने लगेंगे तो उनका होगा क्या। जी, हालांकि नासा तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, हम नहीं जी। कहता कि हम नासा के बराबरी में हैं, बट थोड़ा समय लगेगा। जी। और जो है, मतलब हम बढ़ जाएंगे। लेकिन DRDO में, जैसे आपने कहा, बहुत ज़रूरी है इनको अकाउंटेबल बनना और आगे बढ़ना, नासा का वर्क कल्चर लेकर के आगे बढ़ना। जी, ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये इनका ख़त्म कराना पड़ेगा। और ये ख़त्म कराने के लिए थोड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, जी, कि एक तो सिनर्जी इनको रखनी पड़ेगी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, जिससे कि इनको ये समझें कि एक्चुअल चीज़ क्या है, जी, कैसे कॉन्सेप्ट और चीज़ें चेंज होती हैं, और कैसे सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट इसमें भी हैं, आर्म्ड फोर्सेज में हैं, जी, जिनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों की अकाउंटेबिलिटी देखिए, पैसों की अकाउंटेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट पैसे दे रही है, अब तो ये कॉर्पोरेशन बन गए, DRDO को भी इनको वो करना पड़ेगा कि आपको अगर इतने पैसे दे रहे हैं तो आप हमें क्या दे रहे हैं जी, वापस, जी, वो बहुत ज़रूरी है। जी, एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, और जो टाइम लाइन है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि टाइम पर चीज़ें करें। और दूसरी चीज़ है रेगुलर मॉनिटरिंग, कोई एक बॉडी बनानी चाहिए, और दैट बॉडी शुड बी इनके आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के और इनको लेकर के, जी, और उसका हेड होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस का, जी, क्योंकि यूज़र वो है, जी, वही प्रेशर डाल पाएगा कि आप जल्दी सिस्टम को ठीक करो। जी, उनके साथ ऑफ कोर्स बाकी भी रहेंगे। तो एक ये इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहे, और वही फाइनेंसेस भी रिलीज करे। जी, अदरवाइज अभी क्या होता है, बजट आ गया, फाइनेंस आ गया, और उसके बाद अपना ये लेके चलते रहते हैं। जी, तो जी। उस बेसिस पर होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी रहे, फाइनेंस रिलीज करें। और रिसर्च प्रोजेक्ट जो हैं उसका भी इसी बॉडी में एक अलग डिपार्टमेंट हो, जी, एक CEO लेके चलें, जिसका काम हो ये रिसर्च टाइम बाउंड करना, और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द वर्ल्ड,
मिलिट्री में या बाहर हैं उसको देखते हुए, प्लस फोकस होना चाहिए हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है जी। जिस तरह हमारे बॉर्डर्स हैं हमारी रिक्वायरमेंट है, और जैसे हमारा प्रधानमंत्री का सपना है कि हम जो है ग्लोबल पावर बनेंगे, तो ग्लोबल पावर बनने का मतलब है कि हम एबल होने चाहिए, हमारी मिलिट्री इतनी ताकतवर हो, हमारे जो सामान इतने ताकतवर हैं कि हम ग्लोब या दुनिया के किसी कोने में जा करके अपनी जहाँ जरूरत हो वहाँ हम अपनी फोर्स दिखा सकें जी, अपनी ताकत दिखा सकें जी, अभी आप देखिए अमेरिका ने तकरीबन 92 कंट्रीज में 195 उसके बेसिस हैं जी, तो आप सोचिए कि वो तो कहीं से भी इसीलिए आ सकता है, कुछ कर सकता है। जी, तो अगर हमको उस तरह करना है तो हमारा भी डेवलपमेंट R&D DRDO हो या हमारी जो एक प्राइवेट कंपनी जो बाकी हो, पहला फोकस उस पर होना पड़ेगा बिल्कुल कि हमें क्या ज़रूरत है, और फिर वो बाहर की सोचें कि हम बाहर को भी देंगे। जी, तो मेन चीज़ तो देखिए सामान तो वही है, लेकिन उसके पीछे जो ब्रेन है, कौन क्या यूज़ कर रहा है, क्या टैक्टिक्स है, वो तो आर्मी आर्म फोर्स डेवलप करेंगे। तो ये चीज़ इनकी डेवलप होनी चाहिए जो इसमें है, और फ्रीडम होनी चाहिए इस बॉडी को जिसकी हमने बात की कि वो जो है जरूरत पड़े मॉडिफिकेशन की वो करे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें उनको कि वो जो है ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं हो, जी, अकाउंटेबिलिटी वो करे, और देश को गवर्नमेंट को और देश को भी दिखाए कि हाँ हम इतनी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं। जैसे और जितनी ये अभी इनोवेशन की चीज़ें आईडेक्स वगैरह हम बात कर चुके हैं जी, जो बने हैं, IITs के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये सब उसके अंडर आना चाहिए जी, कि ये सब एक जगह हो और लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और अभी देखिए अभी तो इन्होंने DMA बना दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसको देना चाहिए कि मिल करके और ये अकाउंटेबिलिटी इनसे लें और ये काम करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सही बात है जो आपने कहा कि इसरो तो दुनिया में उसको वाहवाही हो रही है, लेकिन DRDO का भी नाम तो क्या है, मतलब कोई किसी को नहीं पता है जी, कि ये क्या कर रहे हैं, क्या आउटपुट है। जी, अगर वेबसाइट में जाएं तो अलग की बात है, वैसे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जी, और ऐसा नहीं है कि इन DRDO में नहीं कहता कि इनकॉम्पिटेंट है, जी, कॉम्पिटेंस बहुत है, जी, इनके पास कैपेबिलिटी बहुत है, जी, और कैपेबिलिटी दोनों तरह, इनके पास कैपेबिलिटी ग्राउंड की हमने बात की, लैब्स की कीजिए, जी, टेस्ट की बात कीजिए, मैन पावर की बात कीजिए, साइंटिस्ट की बात कीजिए, और आज का टाइम है कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है। जी, हमारे इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, बाहर काम कर रहे हैं, देश के अंदर हैं, IITs इसरो से लेके सभी IITs के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बाकी कर रहे हैं, तो इनके साथ करना चाहिए कि कैपेबिलिटी और बढ़ेगी, बिल्कुल, कॉस्ट इनका कम होगा। जी, तो ये सारी चीज़ें लेके चलें, अकाउंटेबिलिटी करें और प्रोफेशनलिज्म और दिखाएं। और जैसे मैंने कहा एक इनको ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी, रेगुलेटिंग बॉडी जिसमें दोनों हों, यूज़र हैं जो आर्म्ड फोर्सेज हों और ये हों, और नेचुरली चूँकि आर्म्ड फोर्सेज ही हैं जो कि जिनको ज़रूरत है इसकी, वो हेड करने चाहिए, और उससे फ़ायदा होगा कि एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा होगा। जी, बाकी देश जब देखेंगे हाँ इनके आर्म्ड फोर्सेज इनको यूज़ कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं, अदरवाइज हम ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने सामान से तो बाकी दुनिया के देश तो लेंगे नहीं। जी, बिल्कुल, तो ये है, कैपेबिलिटी इनके अंदर है, कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि ये जो आप कह रहे हैं वो हो, और अगर ये करेंगे इस तरह तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 2-3 साल में मेहनत करेंगे तो इनका भी नाम आ जाएगा। इसरो के अगर बराबर नहीं तो समकक्ष या थोड़ा नीचे तो हो ही जाएंगे। जी, बहुत बिल्कुल, अच्छी हो। बिल्कुल सर। सर, गैबॉन में तख्ता पलट से दुनिया को आखिर क्या संदेश गया है? ये देखिए अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका के देशों में पिछले 1-2 सालों में ये तख्ता पलट का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। अब देखिए 6 देश, बल्कि अभी 6 देशों में हो गया है तकरीबन। निजर में देखिए अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और अभी गैबॉन में भी ये तख्ता पलट हुआ है। और इसमें जो प्रेसिडेंट थे अभी इनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उनको जो है शपथ लेने से पहले ही, इस्टेब्लिश होने से पहले ही आर्मी ने बेदखल कर दिया और कब्जा कर लिया है। कहा जा रहा है कि इनके परिवार का तकरीबन 55 सालों से ये पावर में हैं वहाँ पर। इससे पहले भी इनके यहाँ अली बोंगो जो हैं, पहले भी इनके अगेंस्ट कू हुए थे, लेकिन ये चले आ रहे हैं और अभी 14 साल से लगातार ये पावर में थे। और अगर आप देखिए करप्शन एक है और एक गरीबी है,
विकास, डेवलपमेंट है, ये मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये चीज़, ये तख्ता पलट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तख्ता पलट में जो नागरिक हैं, वहाँ के लोग हैं, उनका भी समर्थन हासिल है। और जितने ये तख्ता पलट हो रहे हैं मैक्सिमम आप देखिए पहले के फ्रेंच कॉलोनीज थे जिसमें कि ये हो रहा है। और इसमें अगर आप गबोन की बात करें तो एक तेल उत्पादक है, तेल का एक अफ्रीका का लगभग दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है इसके पास, मिनरल्स का है, रिसोर्सेज जो इनके पास हैं। लेकिन अभी तक जो गरीबी और इंसर्जेंसी है वो चीज़ें उनके यहाँ चल रही हैं। जो भी इनके रूलर्स हुए हैं, जो अभी प्रेसिडेंट या बाकी अभी भी हैं, इनके जो प्रेसिडेंट इनके अगेंस्ट है कि इनके पास विदेशों में इन्होंने कई जगहों पर घर बना रखे हैं, इनके पैसे बाहर हैं, इनके लोग बाहर हैं जो विदेशों में जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। दूसरा इनका आरोप है, यही नहीं, आप देखिए जितने भी देश हैं, माले है, गुइनिया है, बर्किना फासो है, चाद, नाइजर, ट्यूनीशिया, ये जितने हैं सबका यही है कि ये इनको जो है यूरोपियन यूनियन या अमेरिका ने इनको जो है गरीब का गरीब रखा है। और इनकी जो है, इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे वो अपने यहाँ ले रहे हैं और इनको जो है कुछ नहीं मिल रहा है। आप अगर एक छोटी स्टैटिस्टिक्स देखिए तो 1990 के दशक में, 1990 से 1999 के दशक में तकरीबन वहाँ 40 कू हो रखे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और उन 40 में से 16 जो है सक्सेसफुल थे, 24 जो है फेल हो गए थे, नहीं हो पाए थे, उनको दबा दिया गया था। 2000 का दशक देखें तो 2000 से 2009 तक तकरीबन 10 हुए, जिसमें एक सक्सेसफुल हुआ था, 5 जो है वो फेल हो गए थे। और 2020 से 2023 अगर आप इस समय का लेंगे, अगर देखा जाएगा तो तकरीबन 9 को हुए हैं, जिसमें कि 6 जो हैं सक्सेसफुल हुए हैं और 3 जो है जो दबा दिए गए हैं। और इसमें 5 ऐसे हैं जो कि पहले फ्रांस के कॉलोनी थे। तो ये जो है इनको, और ये सारे जो हैं इनको इंडिपेंडेंस 1950 और 60 के बीच में मिली है। और इनमें जो है एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको लगता है कि इनको जो है फ्रांस ने या यूरोपियन यूनियन ने इनके मिनरल्स लिया। आप देखिए निजर की हम बात कर रहे थे, वहाँ सबसे ज़्यादा भंडार हैं यूरेनियम के, 40% कहा जा रहा है यूरेनियम, जो फ्रांस में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसका 40 से 60% वहीं से जाता था। लेकिन इन कंट्रीज़ के मिनरल, जैसे यहाँ पर ऑयल है, सारी कंपनियाँ जो है यूरोपियन यूनियन अमेरिका की हैं, लेकिन इनको जो है लोकल्स को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी इसके पास आई। साथ में चीन और रूस का जो इन्फ्लुएंस अभी अफ्रीका में बढ़ गया है, और उन्होंने इनको ये चीज़ आगे ले आए। उनका चाहे आप प्रोपेगेंडा कहिए या इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन जो भी कहिए, वो आगे ले आए हैं कि ये जो है इनका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका पूरा दोहन कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा है उसमें। इनके नेचुरल रिसोर्सेज का, चाहे ऑयल है, चाहे वो रेयर अर्थ हैं, यूरेनियम वगैरह, गोल्ड है, डायमंड्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, और इनको ड्रग्स में डाला जा रहा है, उनको ड्रग्स दिए जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ये भी देखिए कनेक्शन देखिए इनके बीच में। ये सारे देश, निजर में हुआ तो बुर्किना फासो, माले वगैरह सब साथ आए कि हम आपस में मिल करके रहेंगे। और ये अगर जो अफ्रीकन यूनियन जो इनकी थी, इन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे इनके निजर के अगेंस्ट, ये इकट्ठे हो गए एक साथ। रूस ने भी ये बोल दिया है कि अगर मिलिट्री इंटरवेंशन किसी ने किया तो हम इनकी मदद करेंगे, वो ठीक नहीं होगा। और ये जो अब इनके जो, और हर जगह आप देखिए, हर जगह जो लोकल लोग हैं, उनके देश के जो सिटीजन्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस कू का, क्योंकि सब में ये संदेश गया है कि इनका जो वेल्थ है, धन है, वो बाहर के लोग ले गए, इनको कुछ नहीं मिला, इनकी गरीबी वहीं की वहीं है। और ये सारे देश में देखा जाए तो जितने रूलर्स हैं वो डेमोक्रेटिक कहने के लिए थे, वही चुन के आते थे, और एक तरह अथॉरिटेरियन काम करते थे, वो तानाशाही की तरह चलते थे।
वेस्टर्न पावर्स के ऊपर चलते थे, उन्हीं के इशारे पर काम करते थे, और इस वजह से जो है इनके खिलाफ अभी आर्मी और जनता भी हो गई है। तो अगर टोटल अगर अफ्रीका देखें तो अगर एक मैं अभी देखिए कुछ साल पहले एक सर्वे एक जो अमेरिकन यूके की एक कन्वर्सेशन करके मैगजीन है उन्होंने किया था, ऑनलाइन है, और उनका सर्वे था 2022 में उन्होंने किया है। उन्होंने सर्वे 37 अफ्रीकन कंट्रीज़ का किया था, और उनका ये कहना है कि जो सपोर्ट है कू के लिए, मिलिट्री के लिए, उन्होंने 22% लोगों ने सपोर्ट किया है कि ये होना चाहिए। 34% जो है जो लोगों ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो 2000 में इनका सर्वे था, जो 2000 में इन्होंने किया था। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, और कारण इनका यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, वो जो है फेल हो गए हैं। लोगों को लग रहा है कि ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब है। लोगों को जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। इकोनॉमी कहिए, सिक्योरिटी कहिए, जो लोकल जो इंसर्जेंट्स हैं उनसे जो है थ्रेट इन लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी जो है लोग इलेक्शंस का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इन जगहों पर चेंज, बदलाव होना चाहिए, और बदलाव ऐसा हो कि ये जो कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे आर्मी आए, कि आ करके जो हमारे लिए कुछ करे। और जो फॉरेन पावर्स जो लगातार इनके यहाँ हैं, क्योंकि कई देशों ने बेसेज बना रखे हैं। फ्रांस को देखिए, नीजर से लेके इन देशों में उनके बेसेज थे, लोग उनके अगेंस्ट हो गए। नीजर में तो यहाँ तक बोल दिया कि 48 घंटे दिए थे उनको खाली करने के लिए। इन देशों ने भी अपने रास्ते बंद कर दिए हैं बाहर वालों के लिए। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और आप देखिए, आयरनी ये भी है कि जो मैक्सिमम कू के लीडर्स हैं, जिन आर्मी ऑफिसर्स ने जो कू किया है, वो वेस्ट में पढ़ाई किए हैं, ट्रेनिंग उनकी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई है। तो नेचुरली उन्होंने वहाँ जो देखा और जिनके यहाँ हो रहा है, इसकी वजह से भी एक ये भी कारण है। तो ये जो है, अगर इनमें मैं ये कहूँगा कि ये जग गए हैं ये देश, वो अपने राइट समझते हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, बाकी देश कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इनके रिसोर्सेज को लेकर के। और आगे आने वाले सालों में अफ्रीका अभी भी एक अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है हर तरफ से, मैन पावर में आगे रहेंगे। इनकी अगर देखा जाए 56 करीब कंट्रीज़ हैं जिनका इतना बड़ा पावर हो सकता है, अगर बाकी कंट्रीज़ की मिल के चलें यूएन में और बाकी मंच पर कहीं भी। इनके नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, अगेन उनका जो है बहुत इनसे इनको फ़ायदा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब धीरे धीरे ये इनके समझ में आई है, और ये देश इनमें कू हो रहा है। हालांकि कू एक अच्छी बात नहीं है, मिलिट्री रूल कभी भी एक अच्छी बात नहीं होती है, डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी है। और ये देश, अगर ये जहाँ पर भी ये कू हुए हैं, कहते तो सभी हैं कि हम इलेक्शंस कराएंगे या डेमोक्रेसी आएगी, कब आएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें मान के चलेंगे कि हाँ डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और वो आएगा। लोगों की भागीदारी होगी अगर इसमें जो उनके अपने शासन में, तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बाकी जो देश हैं यूरोप के या अमेरिका, या इनको समझना पड़ेगा कि अब जो इन देशों की जनता है उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। उनको अगर कुछ चाहिए तो इनसे लेना पड़ेगा, उनको साथ में रख के लेना पड़ेगा, और इन देशों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनकी लाइफ जो ज़िंदगी है उसको भी सुधारना पड़ेगा। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने चीन की ओर से जो नया मानचित्र जारी किया गया है उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, क्या मानसिकता है, क्या उसका असर पड़ा भारत और चीन के संबंधों पर, और अन्य देशों के साथ जो उसके सीमा विवाद हैं उसको लेकर आपने विस्तार से जानकारी दी। रशिया यूक्रेन वार पर आपने हमेशा की तरह विस्तृत जानकारी दी। भारत बांग्लादेश रक्षा संबंधों पर आपने कुछ नई बातें भी बताई, और इसरो और डीआरडीओ को लेकर आपने जो आज के कार्यक्रम में बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि बहुत विशेष कार्यक्रम बनने वाला है इन सब बातों से ये।
और गैबॉन में तख्ता पलट और हाल में अन्य देशों में भी हमने देखा, नाइजर में देखा और भी कुछ देशों में जिस तरीके घटनाक्रम हुए उससे विश्व परिदृश्य पर क्या असर पड़ा, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। आज का कार्यक्रम ज्ञानवर्धक रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए। निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम से जुड़े, सर चर्चा से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आप प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।